नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज एक नए अधिनियम को हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक नए एक्ट को हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, यानी अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये अपना में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बड़ा एक्ट है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। यदि आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं कि बुक में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। 2021 में भी कितने सारे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, पर उतना ज्यादा ये मुश्किल एक्ट नहीं है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्ट है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझना है। कुल मिलाकर इसमें 90 धाराएं हैं और 13 अध्याय हैं। तो अगर इस एक्ट को एक एक धारा करके पढ़ा जाए तो इसमें कई दिन लग सकते हैं, पर हमको कुछ मूलभूत धाराएं ही पढ़नी है तो ज्यादा दिन का हमको समय नहीं लगने वाला है। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है इस बहुत शानदार से एक्ट की क्लास में। इसके बाद हमारा एक एक्ट आपका कौन सा रह जाएगा, इसके बाद आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आएगा। इसके बाद क्राइम वो करेंगे, साइबर क्राइम करेंगे। साइबर क्राइम करेंगे नहीं मतलब पढ़ेंगे, हाँ, साइबर क्राइम पढ़ेंगे। साइबर क्राइम पढ़ने के बाद देन हम आपके आपके इनकम टैक्स एक्ट पर जाएंगे और देन हम जाएंगे आपके भूमि अधिग्रहण अधिनियम सन 2013 पर, और देन हमारी क्लास शुरू होगी बीएनएस की, जिसमें आपके सारे दुख दर्द थकान वगैरह सब दूर हो जाएंगे और आपका सिलेबस 95% तक पूरा हो जाएगा आफ्टर बीएनएस। बीएनएसएस को हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा नोटिफिकेशन का भी थोड़ा देखेंगे कि नोटिफिकेशन तब तक आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि जुलाई में ये सारे के सारे एक्ट और बीएनएस को कंप्लीट कर लिया जाए, उस हिसाब से हम लोग प्रयास करते हैं। तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर आपका बीएनएसएस रह जाएगा, देन आप रिवीजन करते रहिएगा, फिर हम प्रैक्टिस सेशन के बारे में विचार बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एक्ट कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को जानने से पहले, इसके बारे में मैंने आपको पहले फिर भी बताया था कि यदि आप यूपी जीके की कोई स्पेशल बुक देखना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी बुक आपकी आई है, और ये आने वाली जो 10 जुलाई है, ठीक है, आने वाली जो 10 जुलाई है उस जुलाई की बुक सेल में, 10 जुलाई की बुक सेल में आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। आप चाहें तो इस बुक को अपने लिए मंगा सकते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए आपकी उपयोगी है। ठीक है, चलो तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखना समझना चालू करते हैं। आप गंभीरता से सुनिएगा, गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा। यदि आपको कुछ नोट भी करना है तो आप बुलेट पॉइंट्स के जरिए चीजों को नोट करिएगा। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी चीजों को लिखा जाए, है ना, पूरा लंबा लंबा आप लिख रहे हैं वाक्यों को, ऐसी चीजें ना करें। नोट्स जब बनाए जाते हैं तो नोट्स को संक्षिप्त रखा जाता है, बहुत ही छोटा रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसका नाम जैसे आपको पता लग गया है कि इसका नाम जो है वह क्या है, इसका नाम आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है और ये सन 2000 में आपका आया था, है ना, ये सन 2000 में आपका आया था। अंग्रेजी भाषा में या आंग्ल भाषा में इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोला जाता है। अगर इसके संक्षिप्त रूप की बात करें, है ना, अगर इसके संक्षिप्त रूप की हम लोग चर्चा करें, है ना, इसके एब्रीविएशन की बात करें तो इसको आईटी एक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको आईटी एक्ट 2000 के नाम से उच्चारण किया जाएगा। ये इसका एक संक्षिप्त रूप है। अब आपको पता है कि जब भी हम क्या काम करते हैं, जब भी हम किसी एक्ट को शुरू करते हैं तो उस एक्ट के संदर्भ में हम 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा गौर फरमाते हैं। पहला क्या चीज है कि वह एक्ट कब अपने अस्तित्व में आ रहा है, यानी कि संसद द्वारा वह कब पारित हो रहा है और कब वह प्रवर्तन में आ रहा है, कब वह आपका लागू हो रहा है, कब वह एनफोर्स हो रहा है। टोटल कितने अध्याय हैं, यदि हैं तो कितने, और कुल कितनी धाराओं में उस पूरे के पूरे एक्ट को समझाया गया है। यदि कोई चीज एक्स्ट्रा बतानी है तो क्या उसके लिए कोई अनुसूचियां हैं, क्या उसके लिए कोई ऐसे बिंदु हैं, तो उन सब चीजों को समझना जरूरी है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में इसमें क्या बात आती है
कि ये एक्ट जो है आपका, ये 9 जून सन 2000 में अधिनियमित हुआ है। कब? 9 जून सन 2000 में अधिनियमित हुआ है। अधिनियमित होने का अर्थ क्या है कि ये 9 जून सन 2000 को पारित हुआ है, या इसी को आप बोल सकते हैं ये आपका 9 जून सन 2000 को इनेक्ट हुआ है। इनेक्ट होने की जो तिथि है, अधिनियमित होने की जो तिथि है, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति द्वारा इसके बिल पर हस्ताक्षर किए गए होंगे और बिल एक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, जिस दिन इसके विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किए होंगे और ये अधिनियम में परिवर्तित हुआ होगा, वो तिथि कहलाती है अधिनियमन तिथि। तो 9 जून 2000 को ये अधिनियमित हो रहा है और संपूर्ण भारत में इसके प्रावधानों को कब से लागू कर दिया गया, तो वह तिथि है 17 अक्टूबर सन 2000। तो 17 अक्टूबर को, कौन सा? 17 अक्टूबर है ना, लगभग आपके 4 महीने बाद, 4 महीने बाद आपका क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया। लागू करने की तिथि कौन सी है? लागू करने की तिथि है, लागू करने का मतलब एनफोर्स करना, यानी कि उस दिन से, है ना, उस दिन से ये आपके प्रावधान पूरे के पूरे भारत में लागू हो गए कि यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के उपबंधों का, प्रोविजंस का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, वायलेट करता मिलता है इस एक्ट के प्रोविजंस को, इस एक्ट की धाराओं के अंतर्गत बताए गए कार्यों को करता हुआ कोई मिलता है, तो वह इस एक्ट के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। दूसरी बात ये, तीसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछने लगे कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, टोटल कितने अध्याय वहां पर हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि टोटल वहां पर क्या है, टोटल चैप्टर्स की संख्या कितनी है, टोटल चैप्टर्स की संख्या है वहां पर 13, और कुल धाराओं का यदि जिक्र आएगा तो धाराओं की संख्या है 90। अगर हम साथ में ही बात लिखें कि टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो टोटल सेक्शंस हैं आपके 90। अब आप समझ सकते हैं कि 90 सेक्शन कितने होते हैं। हाँ, 90 सेक्शन कितने होते हैं, और ये जरूरत भी है क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा यदि कोई अपराध कहीं पर हो रहे हैं तो वो आपके साइबर क्राइम्स ही हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही वो अपराध हो रहे हैं। आज आप फोन किसी को मिलाओ तो अमिताभ, हेलो देवियों सज्जनों, आपके पास यदि किसी जज की कॉल आती है, किसी पुलिस वाले कॉल आती है, तो घबराएं नहीं, इस नंबर पर फोन करें। हाँ ठीक है, सीधे एकदम से आपको फोन आएगा, तो मतलब आपकी वो एक बेल बजती है। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा आपके बढ़ रहे हैं। और अगर अनुसूचियों की बात की जाएगी कि टोटल अनुसूचियां कितनी हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा इस एक्ट के अंतर्गत 2 अनुसूचियां दी गई हैं। टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, टोटल स्केड्यूल्स कितने हैं, तो टोटल स्केड्यूल्स हैं आपके कितने, 2। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं। अधिनियमन तिथि कौन सी है? 9 जून सन 2000। मैं थोड़ा जल ले लेता हूं, गले में थोड़ा रुकाव है। हाँ हाँ, बीएनएस जो है वो पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, डेली लाइफ से बहुत ज्यादा मैच होते हैं। जो एक्ट डेली लाइफ से बहुत ज्यादा मैच होते हैं, हमारे सामने सामने दिखते हैं, उसमें बहुत आनंद आता है पढ़ने पढ़ाने में। हाँ, समझते रहिए और बुलेट पॉइंट्स आपके नोट करते रहिए। तो अधिनियमन तिथि 9 जून सन 2000, लागू होने की तिथि, एनफोर्स होने की तिथि 17 अक्टूबर सन 2000। टोटल चैप्टर्स हैं 13, टोटल सेक्शंस हैं आपके 90 और टोटल स्केड्यूल्स हैं आपके 2। ये बातें आपको बहुत अच्छे से लिख लेनी चाहिए। चलिए अब एक्ट की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी एक्ट की धारा संख्या 1 हमेशा बात करती है किस बारे में? संक्षिप्त नाम। किस बारे में बात करती है? संक्षिप्त नाम, कि भाई इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहां कहां पर है और ये लागू कब से हो रहा है। तो लागू होने की तिथि हमने देख ली है। संक्षिप्त नाम के संदर्भ में ये बोल रहे हैं
कि इसका संक्षिप्त नाम आईटी आईटी एक्ट सन 2000, ये वाला पॉइंट है। पर अब यहां पर इस पॉइंट को आप मोस्ट इंपोर्टेंट जानो, ये वाले पॉइंट जो हैं, क्योंकि इसमें कुछ विशेष बात है। अभी तक हम जो विस्तार की चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो विस्तार होता था हर एक्ट में, जो विस्तार होता था उस पर हम सीधे लिखते थे कि भाई संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। भारत के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, भारत के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इस एक्ट के उपबंधों के अंतर्गत माना जाएगा यदि वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई अपराध करता है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोई अपराध करता है, कोई साइबर क्राइम करता है, तो वह इसके दायरे में आएगा। बट आपको एक बात पता होनी चाहिए, जैसे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं आपके, जैसे हैक कर लेना। तो हैकर जो है वो तो आपका भारत में भी हो सकता है, और हैक करने के लिए भारत की क्या जरूरत है, भारत के बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है आपका। तो अगर भारत के बाहर से आपके देश को टारगेट किया जा रहा है, भारत के बाहर से भारत को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा? तो ये एक्ट कहता है ना मुन्ना ना, जलाकर राख कर दूंगा। कैसे? इसने बोला है कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर तो लागू है ही है, यह अधिनियम भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी लागू होता है। यह आपको बात ध्यान रखनी है। यह सेकंड पॉइंट आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह बात तो आपकी कॉमन है, परंतु यह वाली बात कि यह अधिनियम भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों पर भी लागू हो जाएगा। सपोज करो कि कोई व्यक्ति ए है और ये कहां बैठा हुआ है, सपोज करो ये बैठा हुआ है आपके यूएसए में। कहां पर बैठा हुआ है? यूएसए में। और यूएसए से ये टारगेट कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, टारगेट कर रहा है आपका दिल्ली में किसी सिस्टम को, किसी कंपनी को। तो क्या इसको छोड़ दिया जाएगा, इस ए को, जो ये यूएसए में बैठा है? तो बिल्कुल इसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसको आईटी एक्ट है ना, आईटी एक्ट सन 2000 के अंतर्गत इंडिया में खींचकर लाया जा सकता है, क्योंकि यह इस पर भी लागू होता है। भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी यह आपका लागू हो जाता है। यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यह धारा संख्या आपकी 1 हुई। अब धारा संख्या 1 होने के बाद आपको बताया धारा संख्या 2 आती है, सेक्शन नंबर 2 आता है, जो हमेशा बात करता है परिभाषाओं के बारे में। किसके बारे में? परिभाषाओं के बारे में आपकी बात करता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, शामली से, ठीक है, प्रणाम बेटे। हाँ हाँ, मुंबई में जो एक लेडीज थी, नहीं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, उसकी इसकी कि क्या केस है। अच्छा चलो अभी इस पे ध्यान देते हैं, तमाम केस होते रहते हैं भारत में भाई। चलो हाँ, तो धारा जो 2 है, धारा जो 2 है वो हमेशा बात करती है किसके बारे में? परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में बात करती है। और धारा 2 कहने के लिए धारा 2 है, पर इसके बहुत सारे विभाग निकल करके आ जाते हैं, बहुत सारे इसके पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं। कहीं पर ये 2(1), 2(2), 2(3), 2(4) ऐसे तक चली जाती है, कहीं पर ये 2A, 2B, 2C, 2D ऐसे आगे तक चली जाती है। तो ये वही वाला है, ये 2ABCD वाला है। तो इसमें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी धारा है वो है सेक्शन 2D। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करती है। सीधे ही पेपर में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या चीज होती है। एक तो होता है सिग्नेचर, तो एकदम से सिग्नेचर बनाएगा, है ना, हम कुछ और करें या ना करें, सिग्नेचर ऐसे करते हैं जैसे हम भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, अन्ना रास्कला मेरे सिग्नेचर देख रहे, तो सीधे आप बोलोगे तो सिग्नेचर आदमी फटाफट करता है। बट जब डिजिटल सिग्नेचर की बात आपकी आती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात आती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जिक्र कहां पर है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जिक्र जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 2D में दिया गया है। इसमें मेरी एक प्रार्थना है सभी बंधुवरों से
कि धारा रट लें। क्या कर लें? धारा रट लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से आपकी प्रश्न पूछ लिया जाए या धारा संख्या आपकी वहां पर पूछ ली जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या बात बोली जा रही है। सेक्शन 2D इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को परिभाषित कर रहा है। तो होता क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? सिग्नेचर कब किए जाते हैं? सिग्नेचर एक्चुअली में किसी चीज को सर्टिफाई करने के लिए किए जाते हैं। आप कहीं पर साइन क्यों करते हो? आप एक तरह से प्रमाणित करते हो, अपने द्वारा किसी चीज को प्रमाणित करना। हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है? हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है? हस्ताक्षर का मतलब होता है अपने द्वारा है ना, अपने द्वारा किसी चीज को प्रमाणित करना, किसी चीज को प्रमाणित करना, किसी चीज को प्रमाणित करना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने ग्रेजुएशन करी होगी, तो ग्रेजुएशन का जब फॉर्म भरा जाता है, यूनिवर्सिटी जो होती है जो फॉर्म फिल करवाती है, और फिल करवाने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है कि भाई दिखाओ 10th कहाँ से किया है, आपने 12th कहाँ से किया है, और डॉक्यूमेंट लगाना है, आपने आधार कार्ड लगवाएगी आपका और चीजें। और जब आपसे उनकी फोटोकॉपी मांगी जाती है, बोलते हैं इसको सेल्फ अटेस्ट करके दो, यानी सिग्नेचर करके दो। तो सिग्नेचर करने का मतलब है आपने ये प्रमाणित करके दिया है कि आपने ये फॉर्म भरा है, ये आप ही की क्या है, मार्कशीट है, और ये आपके हस्ताक्षर हैं। तो हस्ताक्षर का मतलब है किसी चीज को अपने द्वारा सर्टिफाई करना। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर यूज किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब अभिलेख से है, रिकॉर्ड का मतलब डॉक्यूमेंट से है। अभी अगर कोई डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट दोनों तरीके से हो सकते हैं, आपके हाथ में भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। जैसे आप ये मान करके चलो, जैसे आप मान करके चलो कि ये कोई कागज है, तो ये कागज आपका एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। बट जैसे ही मैं इसको स्कैन कर लेता हूं, स्कैनर की मदद से, प्रिंटर स्कैनर की मदद से स्कैन कर लेता हूं, और इसको डिजिटली रूप से अपने कंप्यूटर में, अपने पास किसी पेन ड्राइव में, किसी ड्राइव में, गूगल ड्राइव में संरक्षित कर लेता हूं, तो यही डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएगा या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो सपोज करो कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, तो यू कैन साइन दिस इजीली, आप ऐसे साइन कर लोगे आराम से। बट अगर ये आपके पास इस तरह से आपके हार्ड कॉपी में नहीं है, यानी ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में है, तब इस पर साइन कैसे करोगे? तो उसका समाधान है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। और आजकल यदि आप देखोगे कि अधिकारी जो हैं, विभिन्न विभागों के अलग अलग अधिकारी हैं, वो ऐसे साइन नहीं करते हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अब बन गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, उसमें ऐसे साइन नहीं आते हैं, उसमें अधिकारी, मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा दिखाने का प्रयास करूंगा, हालांकि किसी अधिकारी के साइन ऐसे दिखाई नहीं जा सकते, बट मैं आपको थोड़ा सा ना कॉपी बना के दिखाने का प्रयास करूंगा कि भाई किस तरह से चीजें होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या अभिलेख को प्रमाणित मतलब सर्टिफाई करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहा जाता है। यह आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपको नहीं रही होगी। अब आगे अगली धारा कौन सी है? अगली धारा है हमारी सेक्शन 2G, जो बात करती है प्रमाणकर्ता अधिकारी, है ना, प्रमाणकर्ता अधिकारी, है ना, प्रमाणकर्ता अधिकारी यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफाई करने वाली अथॉरिटी है। किस चीज को सर्टिफाई करती है? तो जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण पत्र देने का लाइसेंस दिया गया है ना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण पत्र देने का लाइसेंस दिया गया है। यानी सपोज करो कि आप हो ए, मान लिया आप हो ए, ठीक है, आपको भरना है यूपीएसआई का फॉर्म। क्या भरना है? यूपीएसआई का फॉर्म भरना है। तो जब यूपीएसआई का फॉर्म भरते हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको अलग तरह से किसी सर्टिफिकेट की कोई नीड होती नहीं है। बट अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, यानी कि आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या ईडब्ल्यूएस भी तो एक रिजर्व्ड कैटेगरी है, तो सपोज करो आप ईडब्ल्यूएस हो, है ना, आप ओबीसी हो, ठीक है, आप एससी से हो, आप एसटी से हो, तो आपको कुछ तरह के डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है।
जैसे डोमिसाइल की नीड पड़ती है, जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है, जैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है। तो सपोज करो आपको ये चीजें बनवानी है और यहां पर ये अधिकारी है बी, जो क्या काम करता है, जो ऐसे प्रमाण पत्र बनाता है, जो ऐसे प्रमाण पत्र बनाता है या प्रमाण पत्र देता है, तैयार करता है ना, देता है। अब सपोज करो आप इसके पास गए कि सर मुझे ईडब्ल्यूएस बनवाना है, मुझे आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। उसने बोला भैया वो जमाने चले गए जब ऑफलाइन होता था, अब आप ऑनलाइन अप्लाई करो। जब ये कहेगा ठीक है सर ऑनलाइन अप्लाई करेगा, तो जब ये व्यक्ति ऑनलाइन अप्लाई करने जाएगा, आप में से कोई ऑनलाइन अप्लाई करने जाएगा, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह जो भी जानकारी होगी वो इसके पास पहुंच जाएगी और ये व्यक्ति आपका प्रमाण पत्र तैयार कर देगा और अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर यदि करने की क्षमता इसको प्राप्त है तो इसी को प्रमाणकर्ता अधिकारी माना जाएगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करते हुए किसी प्रमाण पत्र देने के लिए लाइसेंस दिया गया है कि हां तुम योग्य हो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा लोगों को प्रमाण पत्र बांटने के। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक साइन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स को, सर्टिफिकेट्स को बांटने की इजाजत है, परमिशन है, लाइसेंस है, अनुज्ञा मिली हुई है, उसको क्या बोला जा रहा है, उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोला जा रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्लियर हुई बात? बताओ गाइस, क्लियर हो रहा है? एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। बताओ, मुझे लग रहा है एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा। हाँ हाँ, जो इनका ये हाँ देखो, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप सबसे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप सबसे, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या बाद में देख रहे होंगे, आप कभी भी मुझे चरण स्पर्श ना बोलें। ये देखो, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आप देखो इस शरीर को मुझे गुरु मानते हो, पर मैं तो गुरु नहीं हूं। गुरु तो क्या होते हैं? गु मतलब कि जो अंधकार, रू मतलब जो हरण कर लेते हैं, जो अंधकार का हरण कर लेते हैं उसको गुरु कहते हैं। अब मैं तो एक बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूं। आपको अगर अपनी भावना का सम्मान करना है, आप ऐसे प्रणाम बोल दिया करें। चरण स्पर्श तो बहुत योग्य लोगों का किया जाता है, बहुत योग्य लोगों का। तो आप कोई भी चरण स्पर्श ना बोला करें। आप जब सामने आओगे तो कभी भी पैर मत छूना, ऐसे सामने आना और मिलने की कोशिश करना। आप इतनी कोशिश नहीं करोगे, मैं ऐसे एकदम गले लगा लूंगा आपको, ठीक है? मैं ऐसे गले लगा लूंगा, 2-4 आओगे तो ऐसे गले लगा लूंगा एक साथ। हाँ, तो हृदय के नजदीक होना चाहिए, चरणों के नजदीक क्या? हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं आगे की धारा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और मैं चाहता हूं आप यह धारा रट लें में प्रिय बंधु, आप यह धारा रट लें, है ना, कि सेक्शन 2I क्या चीज है? सेक्शन 2I। तो इसको अगर थोड़ा सा मतलब घुमा के, 2I कौन आई? 2I हाँ सर जी, थोड़ा हटकर। हाँ मैं समझ सकता हूं। देखो दरअसल क्या है, ये 75 इंच का बोर्ड है, अभी थोड़ी सी पैसे की व्यवस्था और हो जाएगी ना, तो ये 75 इंच के बोर्ड को 86 इंच में बदलेंगे, क्योंकि शरीर की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, ये चर्बी की वजह से कोई जिम विम की वजह से नहीं। और फिर ऐसे वाले खड़े हो जाते हैं तो ये सारा ढक जाता है। तो बड़ा बोर्ड रहेगा, थोड़ा सा स्पेस रहेगा, तो फिर और अच्छे दिखाई देगा। लेंगे 86 इंच वाला बोर्ड लेंगे, अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, अभी कंगाली में आटा गीला चल रहा है। तो यहां पर क्या है, ये कंप्यूटर की परिभाषा दे रहा है। किसकी? कंप्यूटर की परिभाषा ये दे रहा है, कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या है। सीधे सीधे ये बोल रहा है कंप्यूटर क्या है ना, क्या है कंप्यूटर, किसको कहा जाता है कंप्यूटर। अब यहां पर सीधे सीधे एक बात बोली जा रही है, इतना तो हमको पता ही है, कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक आपकी डिवाइस है।
अब ये किस टाइप की डिवाइस है इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये जो पॉइंट है ना यहां पर जो आएंगे, इन्हीं पॉइंट्स में कई बार एग्जामिनर घुमा लेता है, पूछ लेता है कि कंप्यूटर डिवाइस है, किस टाइप की डिवाइस है, क्या क्या काम उससे हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या लिखा गया है, पहले एक बार इस पैरा को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं, देन इसको ब्रेक करने की कोशिश हम लोग करते हैं। कैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक, है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल एवं अन्य उच्च स्तरीय डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इतना तक समझे हम यहां पर। देखो कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है, इतना पता लग गया। अब ये किस तरह की डिवाइस है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला संसाधन है, बिजली से चलने वाला डिवाइस है। मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म के बहुत सारे सिद्धांतों पर काम करता है। साथ में ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल क्या होता है आपका, ऑप्टिकल किस संदर्भ में, ऑप्टिकल आपके एक तरह से तरंगों के माध्यम पे जो काम करता है ना, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के सिद्धांतों पर जो काम करता है। जैसे आपका इंटरनेट वगैरह के काम के लिए बहुत सिंपल सी, बहुत गंवार सी लैंग्वेज में, सीधी सीधी सी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, ऑप्टिकल मतलब सीधे सीधे जो नेट से जुड़ते हुए काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक है ना, साथ में मैग्नेटिक है, साथ में ऑप्टिकल है, और अदर जो उच्च स्तरीय डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी कि ये डाटा प्रोसेसिंग करने वाली डिवाइस है, ये ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है और इलेक्ट्रॉनिक है। तो पेपर में ही से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा गुण कंप्यूटर में नहीं है, उसमें दे करके पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक और ऑप्टिकल और चौथा छोड़ देगा। तो इनमें से चार में एक को गायब कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैग्नेटिक डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है और उच्च स्तरीय डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। जो क्या काम करता है, जो अलग अलग तरह के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे इनपुट करना। अब इनपुट करना मतलब भेजना, ठीक है, इनपुट करना मतलब भेजना। जब आप कोई चीज भेजना चाहते हैं, जब आप कोई जानकारी, सूचना इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप सिस्टम में कोई चीज अपलोड करते हैं, कोई जानकारी देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो इनपुट डिवाइस भी है। अब कहीं पर इनपुट होगा तो आउटपुट भी आपका आएगा, और इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग भी होगा। अभी इनपुट डालोगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ना। अगर एक गैस पर चढ़े हुए कुकर के अंदर एक्ट 2 पॉपकॉर्न डाला जाएगा, ये इनपुट हुआ, ऊपर से ढक दिया जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, खिले हुए, गुदगुदाते हुए, प्रसन्न होते हुए, प्रफुल्लित होते हुए पॉपकॉर्न निकल करके आएंगे। बट उसके बीच में भी तो टंग डिंग 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 टप ऐसा कुछ हुआ होगा, उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो प्रोसेसिंग भी हुई होगी, और जब हम उसको खाने जाएंगे तो स्टोरेज भी होगा और कम्युनिकेशन भी होगा। कम्युनिकेशन मतलब आप मेल कर पाएंगे, आप कॉल कर पाएंगे, आप वीडियो कॉल कर पाएंगे, आप मैसेजेस कर पाएंगे। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखो। तो यहां पर सीधे सीधे क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और एक उच्च स्तरीय डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। जो काम क्या करती है, इनपुट का काम करती है, आउटपुट का काम करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है और कम्युनिकेशन का काम करती है। तो काम ये और इस तरह की डिवाइस है। तो बहुत अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा यदि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। आगे आगे, अब दूसरा बहुत बढ़िया, सेक्शन 2J, कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा। कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज होती है, नेटवर्क क्या चीज होता है ना, कंप्यूटर का जाल ये क्या चीज होती है। तो आपसे सीधे ही पूछेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है या इसकी धारा कौन सी है। तो कुछ धाराएं आप प्लीज याद कर लें, है ना, कुछ धाराएं जैसे जहां जहां पर लिख रहा हूं मैं। तो नेटवर्क क्या चीज होती है, जैसे एक चीज होता है, मेरे पास भी आज भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत मतलब सरल, मतलब सहज बन हूं। सहज होने मतलब यहां पर तारीफ नहीं कर रहा हूं, सहज होने का मतलब है आप मुझसे कहीं भी मिल सकते हैं। हो सकता है आप शहर में घूम रहे हो और मैं आपको ऐसे ही टहलता हुआ कहीं मिल जाऊं। हाँ, मेरे को मारने की प्लानिंग मत करना भाई। हाँ, क्योंकि
मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे बहुत चाहते हैं, ठीक है, और आप भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप भी मुझसे प्यार करते होंगे। तो मैं आपको कहीं भी टहलता हूँ मिल जाऊंगा, सिंपल टी शर्ट में, ऐसे सिंपल सा जो ये होता है ना, निक्कर टाइप होता है, जिसको बरमूडा टाइप कहते हैं, जो घुटनों तक का निक्कर होता है, ऐसे घूमता हुआ आपको मैं कहीं भी मिल जाऊंगा। तो मुझे कोई भी आदमी टकरा जाता है, जैसे आस पड़ोस वाला, कि भाई साहब इनसे मिलो, मैं कहा हाँ भाई बताओ। कहते हैं भाई साहब हम ना एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और आपको उस तारीख में वहां चलना है। मैं कहा भाई यार मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है, आप प्लीज यही बताओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको चलना है, बढ़िया दावत भी होगी आपकी। मैं कहा देखो भाई दावत वावत पे ज्यादा अपन बिलीव नहीं करते, आप थोड़ा बताओ। तो एक दो बार तो बताता नहीं है, फिर तीसरी बार बताता है कि वहां जाएंगे, वहां पे हमारी एक कंपनी है और उस कंपनी में क्या रहेगा कि बहुत जल्दी ग्रोथ के चांसेस है। मैं किस तरह की फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं, मैं कैसे कि 2026 में जब मैं डायमंड बन के, मैं कहा भाई तू रुक जा यार भाई, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले होते हैं। मैंने कहा नहीं। तो नेटवर्क कैसे बनता है, जब एक आदमी दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे जुड़ता है, आप तीन को जोड़ो, वो आगे तीन को जोड़ेंगे, वो आगे तीन को जोड़ेंगे, और आपके पास 2026 में लैम्बोर्गिनी आपके घर के सामने खड़ी होगी, और चश्मा लगा के, कोट पैंट लगा के, और सब आपके पैर छूते जाएंगे ये, और आप स्टाइल मार के निकलोगे ऐसे एकदम से। तो इसको नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क में क्या होता है, जब लोग या चीजें आपस में जुड़ती हैं, उसको नेटवर्क कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर, है ना, ये एक कंप्यूटर फालतू लिखा हुआ है, हाँ एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं जिससे ये किसी प्रकार की भ्रांति को जन्म ना दे पाए। हाँ, क्योंकि मीडिया तो कोई काम कर नहीं रही है देश में, तो किसी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मीडिया तो पता नहीं क्या एंटरटेनिंग शोज चला रही हैं। शाम के टाइम चाय का माहौल सेट कर देते हैं कि देखो मुर्गे लड़ाए जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कुछ सेक्शन देखो, पढ़ना तो सब कुछ ही है, पर जिनका सेक्शन मैं लिख रहा हूं, सेक्शन नंबर, धारा रट लें, मतलब कि इसको रट लें, ये जो लिखा हुआ है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन डिवाइस आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो जब कंप्यूटर सिस्टम या कम्युनिकेशन डिवाइस, अब कंप्यूटर सिस्टम हो सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस में आपका कोई टैबलेट हो सकता है, ठीक है, आपका टैबलेट हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है ना, यही कम्युनिकेशन डिवाइस है मेन। कम्युनिकेशन मतलब संवाद स्थापित करने वाली डिवाइसेस, जिनसे आप किसी से संवाद स्थापित कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, आज तो पूरा दिन निकल गया पढ़ते पढ़ते। अच्छा, आज क्या खाया आपने? अरे कुछ नहीं खाया, वही जिंदगी में धक्के खाना लिखा है। अरे यार तुम ना अच्छे से पढ़ लो, फिर तुम ना दरोगा बन जाओगे, और फिर हम एक साथ जिंदगी जिएंगे। अब दरोगा बनते कहता है संवाद समाप्त, आपकी दिनचर्या समाप्त होती है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम या कम्युनिकेशन डिवाइस आपस में जुड़ी होती हैं, कैसे? सैटेलाइट से जुड़ी होती हैं। जब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम या कम्युनिकेशन डिवाइस आपस में जुड़ी होती हैं, सैटेलाइट के माध्यम से, वायर के माध्यम से, वायरलेस माध्यम से। वायरलेस माध्यम होते हैं आपके ब्लूटूथ, जिसको आप बोल सकते हैं, ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ से, है ना, या कम्युनिकेशन मीडिया से। कैसे? इन तरीके से जब आपस में जुड़ी रहते हैं, कैसे? तो इन तरीकों से जब जुड़ा रहता है, तो एक जो नेटवर्क तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर? दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइस जब आपस में किसी सैटेलाइट से, किसी वायर से, किसी वायरलेस माध्यम से या कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम जुड़ी रहती हैं, तो इसको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अगला, बहुत बढ़िया, ये पेपर में आया था जहां तक मुझे याद है, ये पेपर में आया था। इसके फैक्ट्स याद कर लेना बहुत अच्छे से, फैक्ट्स, इसके फैक्ट्स रट लेना बहुत अच्छे से, इसके फैक्ट्स रट लेने हैं, इसके फैक्ट्स रट लेने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? कंप्यूटर रिसोर्सेज, कि कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या चीज होती है। हाँ हाँ, चरित्र और व्यक्तित्व विकास पर।
अरे कोई नहीं, आप पढ़ते, हमको क्या इतना ज्ञान है इस चीज का, थोड़ा बहुत जो आता है हमको बता देते हैं। चरित्र की और व्यक्तित्व की शिक्षा अपने ही व्यवहार से दी जा सकती है। यदि आदमी अपने दैनिक जीवन में चरित्रवान बना रहे, निष्ठावान बना रहे और अपने व्यक्तित्व पर निरंतर कार्य करता रहे, निष्ठित बना रहे और कभी भी गलत मार्ग में अपने आप को न जाने देवे, तो अगर वह उसको प्रयोग करता ही रहेगा तो सामने वालों को प्रभाव पड़ता रहेगा। जिसको परिवर्तित होना है परिवर्तित, क्योंकि चरित्र और व्यक्तित्व सिखाने की चीज नहीं है, ये दर्शा करके बताने की जरूरत है। दर्शा करके, ये व्यवहार में ला करके दूसरों का परिवर्तन किया जाता है, व्यवहार में ला करके। हाँ, नहीं जगह नहीं बताऊंगा भाई, मेरे को यहाँ सुबह शाम तक फिर आपकी खातिर करनी पड़ेगी। मतलब वैसे मैं कर सकता हूँ, फिर क्लासेस नहीं होनी है, कभी ना कभी आप में से किसी ना किसी का दर्शन होता रहेगा प्रत्यक्ष, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता। ठीक है, तो यहां पर कंप्यूटर रिसोर्सेस के बारे में है, यहां पर कंप्यूटर संसाधन के बारे में है। किसके बारे में है? कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा है कि कंप्यूटर रिसोर्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर रिसोर्सेज में, ये पेपर में पूछा जा सकता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज में कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर का सिस्टम भी होता है, कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है, डेटा भी होता है, डेटाबेस भी होता है और सॉफ्टवेयर होता है। ये सारी की सारी चीजें क्या चीज हैं? ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर रिसोर्सेज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कंप्यूटर रिसोर्सेज कहलाती हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कंप्यूटर रिसोर्सेज में कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर आपके आते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। हाँ हाँ, देखो मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं और बस आपको लगता है कि जैसे मैंने वो काम, सपोज करो मैंने जैसे बताया हाय हेलो ये काम हो रहा है, तो आपको लगा बड़ा एक्सपीरियंस है सर आपको, तो कल को मैं कहने लगूं चाकू को ऐसे उठाओ, ऐसे घुमा करके किसी के पेट में मारो, 2-3 बार ऐसे ऐसे उसको कस दो, उससे मर जाएगा, तो क्या इससे सिद्ध हो जाता है कि मैंने पहले किसी की हत्याएं कर रखी हैं और मुझे उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज मिली हुई है? नहीं भाई, आसपास सोशल मीडिया है, ठीक है, आसपास तमाम चीजें हैं, सब चीज दिखती हैं, अब तो सब प्रत्यक्ष है। चलो आगे, आगे आपका आ रहा है सेक्शन 2HA, साइबर कैफे की परिभाषा। अब तो साइबर कैफे की नीड नहीं पड़ती है, पहले लोग साइबर कैफे जाते थे, अब तो घर में ही साइबर कैफे बने हुए हैं, वाईफाई लग गए हैं। हाँ, नहीं कितना हार्ड है ये? हार्ड लग रहा है किसी को? हाँ। हाँ, खूब आनंद से पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए जैसे वो एंग्री बर्ड में मोटा लाल वाला होता ना, वो ऐसे रहता है हमेशा। साइबर कैफे की परिभाषा, कोई ऐसी सुविधा फैसिलिटी जहां से कोई व्यक्ति कारोबार की दृष्टि से जनता को इंटरनेट उपलब्ध करवाता है, साइबर कैफे कहलाता है। सेक्शन 2T, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अभिलेख की परिभाषा। आगे, ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं, मन प्रसन्न ना होवे जब तक सीखते हुए तो क्या फायदा है। हाँ हाँ, ठीक है, तो सेक्शन 2HA काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि साइबर कैफे क्या चीज होती है। तो साइबर कैफे कोई भी एक ऐसी फैसिलिटी होती है, कोई भी एक ऐसी सुविधा होती है जहां पर कोई आदमी बिजनेस करता है, ठीक है, जहां पर कोई भी आदमी बिजनेस करता है किस चीज का? जिससे वह जनता को इंटरनेट यूज करने के लिए दे सके। अपने पास उसने सिस्टम लगा रखे हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, वहां पर उसका वाईफाई कनेक्टिविटी हो और वो लोगों से पैसे लेता है और पैसे लेकर के क्या करता है? इंटरनेट एक्सेस देता है। तो सीधे सीधे यहां पर क्या चीज लिखा जाए? पैसे लेकर इंटरनेट फैसिलिटी देना, पैसे लेकर इंटरनेट फैसिलिटी किसी को प्रोवाइड करना, इंटरनेट फैसिलिटी देना, क्या है? ये एक ऐसा स्थान है, ऐसी सुविधा है, उसको साइबर कैफे कहा जाता है। ठीक है, यहां पर हमारा सेक्शन 2T,
यहां पर हमारा सेक्शन 2T है, इसमें सिंपल आप याद रख लो, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या अभिलेख की परिभाषा है। इतना भी अगर आप याद रख लोगे तो काफी है, बाकी इतना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं, सीधे आएगा पेपर में। हाँ, धारा इसकी थोड़ी सी आप रट लो, क्या है, धारा याद रख लो, धारा आप रट लो इसकी, ठीक है। धारा रट लो कि सेक्शन 2T इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की परिभाषा बताता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में बताता है। आगे हमारा आ जाता है सेक्शन 2ZG। हाँ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जेड मैंने जैबरा, जेड मैंने जैबरा, ये जेड नहीं होता है। हाँ हाँ, ये जेड नहीं होता है, इसको जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जी कहा जाता है। 2ZG ये क्या है, उपयोगकर्ता, सब्सक्राइबर है ना, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है, उपयोगकर्ता की परिभाषा क्या होती है, तो जिसके नाम से उपयोग करने का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको सब्सक्राइबर कहा जाता है, उसको उपयोगकर्ता कहा जाता है। उपयोगकर्ता यानी कि उपयोग करने वाला, यूज करने वाला, सब्सक्राइब करने वाला। तो जिसके नाम से उपयोग करने का सर्टिफिकेट जारी होता है वही हमारा सब्सक्राइबर कहलाता है। क्या कहलाता है, वही हमारा सब्सक्राइबर कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बहुत सारी धाराएं जो सेक्शन 2 में हमको धारा देखनी थी वो हमारी सारी की सारी हो गई। अब हम आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण धाराओं की तरफ अपने आप को लेकर के चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, सेक्शन 2 तक ये एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये बताओ मुझे, सर आप ऐसे क्यों घूमते हो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, गर्मी नहीं सताती है। हाँ हाँ, अच्छा एमसीए वाले हैं, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा लीजिए। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं, अगर है तो मैं एक बार बताने का प्रयास करता हूं। वैसे मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बुला लेंगे ब्याह में भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ऐसे ब्याह व्यू करने का मन नहीं है हमारा, हमें तो और ही कुछ इच्छा है जीवन में। जी सीखा, धन्यवाद बच्चे। हाँ चले, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं सेक्शन 14 पर, है ना। सेक्शन 14 जो है वो आपको याद रख लेना है, क्या है, ये आपके संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, ये मतलब ऐसा है कि आप थोड़ा सा इसको बस निगाह में से निकाल लो, इसके बारे में ज्यादा टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है कि भाई और हमको ये इतना ज्यादा याद रखना ना, बस थोड़ा सा आंखों के सामने से निकाल लीजिए। एक बार दोहरा दीजिए, दोहरा दीजिए। हम्म हम्म, हाँ हाँ, ठीक है। देखो तो यहां पर सेक्शन 14 जो है ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में देखा था। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से है, और सिक्योर यानी संरक्षित अभिलेखों से संबंधित है। संरक्षित अभिलेख सीधे आएगा पेपर में कि संरक्षित अभिलेखों से संबंधित धारा कौन सी है, तो आपको बोलना पड़ेगा 14 है। इसी तरह से सेक्शन 15 आपके सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हम पीछे पड़े आए हैं, और अगर हमको देखना है कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 15। सेक्शन 14 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सेक्शन 15 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में आपकी बात कर रही है। इससे ज्यादा इसमें टेंशन दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। अब हमारा सेक्शन 17 काफी इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। देखो आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान रखना है, आपको सबसे ज्यादा, हाँ, किस चीज पे ध्यान रखना है, जब भी कोई एक्ट शुरू होता है तो एक्ट का नाम क्या है। ठीक है, अगर उसकी शॉर्ट फॉर्म बन रही है
तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट एक्ट नेम, ये आपको याद रख लेना है। तीसरी बात क्या चीज है ना, तीसरी बात क्या चीज है, आपको ये याद रखना है कि टोटल सेक्शंस कितने हैं। चौथी बात आपको याद रखनी है, यदि टोटल चैप्टर्स हैं तो टोटल चैप्टर कितने हैं। उसके बाद आपको याद रखना है अगर कोई अनुसूची दी गई है तो वो आपको याद रख लेना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है डेट्स, इंपोर्टेंट डेट्स याद रखनी है। उसके बाद अगर उस एक्ट के अंतर्गत किसी बॉडी को, किसी आयोग को, किसी बोर्ड को गठित किया जा रहा है तो वो आपको विशेषतः याद रखना है। किसी अधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई बॉडी या कोई संस्था या कोई बोर्ड आपका गठित किया जा रहा है तो उसका अध्यक्ष कौन है, कोई समिति है उसका अध्यक्ष कौन है, यहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, है ना। स्मार्ट वर्क करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे कि भाई कितने अधिकारी हैं, ये संख्या टोटल कितनी है ना, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। इस तरह के ज्यादा प्रश्नों पर आपको ध्यान रखना है। या ऐसे कोई शब्द जैसे बालक की परिभाषा, एज संबंधी कोई मामला आए उसको आपको ध्यान रखना है। कोई टाइम पीरियड आए, ये लिख लो एक तरफा, इसको लिख लेना बाद में, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। हाँ, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है आपको। क्या कि कोई टाइम पीरियड आए, जैसे आरटीआई में आप अपील करने जाते हो, आरटीआई डालते हो, सुनता नहीं है तो फर्स्ट अपील कब हो सकती है, आफ्टर 30 डेज, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर फर्स्ट अपील के बाद भी कुछ नहीं होता है तो कितने दिनों बाद लेके जाओगे, तो आपको बोलना पड़ेगा आफ्टर 90 डेज। तो ऐसे ही आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने दिनों में कोई केस सुलझाना है, उसका निर्णायक फैसला सुनाना है ना, विशेष न्यायालय क्या है, ये सब चीजें, इन पर विशेष विशेष आपको ध्यान रखना है। यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। आपको कोई लॉयर थोड़ी बनाना है, उन्हें आपसे बेसिक बेसिक जानकारी निकालनी है। अगर आपके 4 प्रश्न आए मूल विधि के और आप 3 प्रश्न भी सही करके ले गए तो भी आप विजेता हो। आपके 8 आ गए, आप 6 भी करके ले आए तो भी आप विजेता हो, ठीक है। इतना ही ध्यान देना है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना, ठीक है। अब सेक्शन 17 बात करता है किसकी, नियंत्रक, है ना, नियंत्रक जो होता है, नियंत्रक, कंट्रोलर मतलब किसी चीज को नियंत्रक करने वाला, है ना। नियंत्रक की नियुक्ति के संदर्भ में यहां पर आपकी बात हो रही है। तो अभी जब यहां पर नाम आया है ना, यहां पर जब नाम आया है नियंत्रक, एक होता है कंट्रोलर, एक होता है कॉम्प्ट्रोलर। सीएजी का फुल फॉर्म किस किस को पता है, एक बार बताना। हाँ, सीएजी का फुल फॉर्म बताना एक बार। हाँ, इस धारा को पढ़ा के आज क्लास ऑफ करेंगे बस। सर आप क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते हो, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब धुआंधार क्वेश्चन ही करवाएंगे। पहले अपना टारगेट ये है कि हम बहुत अच्छे से सिलेबस को पूरा कर दें। बताओ सीएजी का फुल फॉर्म बताओ, देखूं किस किस को बताया सीएजी का फुल फॉर्म। कुछ पढ़ भी रहे हो कि नहीं। मैथ्स पूरे में से पूरा होना चाहिए, रीजनिंग पूरे में से पूरी नहीं अगर हुआ तो जहां मिलोगे वहीं दमादम बजेगा ढोल, ठीक है। और हिंदी पूरे में से पूरी होनी चाहिए, है ना, हिंदी पूरे में से पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी पूरे में से पूरी होनी चाहिए, देन मूल विधि पर नंबर लेकर के आना है। 4 सब्जेक्ट मास्टर करो, देन मूल विधि की क्लास में बैठो। हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल भी लिख देते साथ में, इतनी कंजूसी क्या है। हाँ, कंट्रोलर नहीं है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो वहां पर वो अलग है, उसको भी नियंत्रक कहा जाता है, यहां पर भी ये कंट्रोलर है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सीधे ही पूछा जाएगा कि कंट्रोलर को अपॉइंट कौन करेगा, कंट्रोलर को अपॉइंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये सेंट्रल ये जो नियंत्रक है, ये किसको नियंत्रित करता है, तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी है, जिसके बारे में हम अभी ये पढ़ करके आए हैं कि
प्रमाणकर्ता प्राधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से सर्टिफिकेट को जारी करने का लाइसेंस मिला हुआ है। उन लोगों को यह कंट्रोल करता है कभी वो बहुत ज्यादा हावी न हो जाएं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रख लेते हैं, फिर अब इसको मंडे में करेंगे। कल आप मुझे मिलना 4 बजे, बीएनएस को हम उधर पूरा कर रहे हैं। हाँ, आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, बस इतना बहुत है। इसको आप पढ़ो, इसको आप समझो और रट लो इसको। हाँ, अभी जो पीडीएफ नहीं आ रही है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपकी जो पीडीएफ बनाती है ना, वो अब संभवतः मुझे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, चलो नहीं बताते, किसी की प्राइवेसी ऐसे नहीं वो करनी चाहिए, पर वो बहुत योग्य हैं। वो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए व्यस्त हो गया है व्यक्ति, तो अब मुझे लगता है 1-2 दिन में आपकी वो हैंड रिटन पीडीएफ भी आ जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। मैथ से बहुत दिक्कत है तो मैथ की दिक्कत हटाओ बेटे, क्योंकि सीजीएल वाले बच्चे भी बैठेंगे इसमें, जो सीजीएल की तैयारी करते हैं ना वो भी बैठेंगे, वो मैथ्स और रीजनिंग को उधेड़ देते हैं और फिर वही फिर मतलब हारने का कारण बनता है। मैथ में दिक्कत है तो ठीक करो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अब कल शाम को 4 बजे। यूट्यूब पे आया करो, आते नहीं हो आप लोग, पढ़ते नहीं हो, उसमें आया करो और आकर के वहां पर पढ़ा करो फिर। अच्छा, कल फ्राइडे है क्या? आज क्या दिन है? अच्छा, कल शनिवार नहीं है, तो फिर कल मिलेंगे हम। अरे मेरे को लगा आज शुक्रवार है। देखूं भाई, आज का दिन है। हाँ, आज का दिन है भैया। हाँ, अभी तो कल फ्राइडे है, कल मिलेंगे, ठीक है। कल को भी क्लास चलेगी, मुझे लगा कल वो है। हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कि यार भाई अभी तो सोमवार आया था, अभी ऐसा कैसे हो गया है। चलिए ठीक है, कल फ्राइडे है तो कल भी हम मिलेंगे, इस एक्ट को आगे चलाने का प्रयास करेंगे। कल कोशिश करेंगे खींच करके कल इस एक्ट को हम कंप्लीट कर दें। पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। ओके गाइस, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय, बी हैप्पी, प्रसन्न रहिए।